जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और प्राथमिक व्यवसाय में आज हम बात कर रहे हैं पशु चारण पर, यानी पास्टोरलिज्म पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें भी पशु चारण किसे कहते हैं। सीधी सी बात है, आज हम हमारे पशुपालन पर बात कर रहे हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, इन सब पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, पशु चारण किसे कहते हैं। पशुओं को चारागाहों में चराने की जो क्रिया होती है उसे पशुचारण कहा जाता है। अब हम एक चीज़ ये भी सोचें, क्योंकि हम टॉपिक को अच्छे से आत्मसात करना चाहते हैं भी ये चीज़ें किस प्रकार से हुई होगी। भी हमने पहले पढ़ा भी विश्व का सबसे जो प्राचीन व्यवसाय है वो आखेट है, संग्रहण है, ये चीज़ें हैं। तो मानव ने ये कब सोचा भी उसे पशुचारण करना चाहिए, यानी इस व्यवसाय को कब अपनाया। मानव ने पशुपालन व्यवसाय है वो कब अपनाया, जब मानव को ये चीज समझ में आ गई भी आखेट और संग्रहण से जीवन यापन नहीं हो सकता, तब उसने ये सोचा भी उसे पशुओं को पालना चाहिए। तो एक अच्छा प्रश्न निकल सकता है यहां से। फिर हम ये चीज भी देखें भी उसे ऐसा क्यों लगा भी पशुओं को पालने से उसका जीवन यापन अच्छे से हो सकता है, यानी पशुओं को पालने के या पशुपालन के लाभ क्या हैं, क्या उपयोगिता है उसकी पशुओं को पालने की। देखिएगा, सबसे बड़ी उपयोगिता है भोज्य पदार्थ के रूप में। उसने पशुपालन क्यों पाला, क्योंकि उसे खाने के लिए कुछ चाहिए था, उसे दूध चाहिए था, उसे मांस चाहिए था। ठीक है, तो भोज्य पदार्थ इसकी एक उपयोगिता। इसी प्रकार चमड़ा और ऊन भी पशुओं से प्राप्त होती है। तो इन चीजों की प्राप्ति के लिए ही उसने पशुपालन को अपनाया। फिर पशुओं के भोजन के लिए भी क्या किया जाए, तो उसने चरागाहों में चराने की योजना बना डाली भी। बस ठीक है, बहुत से घास मैदान पड़े हैं, यहां पर पशुओं को चरा लेंगे, और वही कहलाया पशुचारण। तो इन चीजों के साथ अब ये देखें भी पशुपालन है वो मुख्यतः कहां पर होता है, यानी पशुचारण के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं। देखिएगा, पशुचारण या पशुपालन कहां होता है, जहां पर अच्छे से कृषि नहीं होती, जहां वन नहीं होते ज्यादा। इसका मतलब मैं यूं कह दूं भी जहां पर घास के मैदान हैं, जहां पर मरुस्थल है और जहां पर्वतीय क्षेत्र है, उन्हीं स्थानों पर पशुपालन है वो अधिक किया जाता है। तो इस आधार पर आप यहां देखेंगे भी पशुपालन के 4 मुख्य क्षेत्र मैंने लिखे हैं। एक है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तीसरा है मरुस्थलीय क्षेत्र और चौथा है पर्वतीय क्षेत्र। तो ये वो 4 जगह है जहां पर पशुपालन व्यवसाय है वो सबसे अधिक किया जाता है। अब इनको समझें भी। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है भी, जहां पर घास के मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। देखिएगा, छोटी क्लास से ही हम उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में समझते आए हैं। सामान्यतः हम ये कहते हैं भी इस पूरी पृथ्वी को अगर हम ये ग्लोब मान लें तो सबसे मध्य में भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर उत्तरी साइड में, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री नीचे वाले यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा है वो मकर रेखा है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। लेकिन हम पशुपालन यानी पशुपालन की बात कर रहे हैं, तो उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं वो मुख्यतः हमें मिलते हैं 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ऊपर भी और नीचे भी। तो यानी इस तरीके से आप समझ लीजिए भी ये इस इलाके को जहां मैं लाइनें खींच रहा हूं, ये वो इलाका है जहां पर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान
5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है वो होता है। अब अलग अलग देशों में इस एरिया में घास के मैदानों के नाम भी अलग हैं। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से भी 12वीं की और कंपटीशन परीक्षा की दृष्टि से भी आपको इनको थोड़ा याद रखना है और हम इनको बाद में मानचित्र पर भी इनको समझेंगे। देखिएगा, सूडान में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है सवाना कहा जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में इन्हें पार्कलैंड कहा जाता है। वेनेजुएला में इसे लानोस कहा जाता है। वेनेजुएला में इसे लानोस कहा जाता है। उसके पास ही जो कोलंबिया है वहां वो उसमें भी लानोस ही है। और ब्राजील में इसे कंपास कहा जाता है। आप जय लिखें या सह लिखें, कंपास बोल दो या कंपास। तो गौर कीजिएगा, सवाना, पार्कलैंड, लानोस, कंपास, ये जो मैंने प्रमुख घास के मैदान लिखे हैं यहां पर, उसके इधर हमने देश लिखे हैं कहां हैं, ये सारे हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है भी 4 उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम बताओ। तो आपको सवाना, पार्कलैंड, लानोस और कंपास, सवाना, पार्कलैंड, लानोस और कंपास लिख देना है। आपको ये भी पता हो भी ये किस किस देश के अंतर्गत है। अब बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की, तो यानी 30 डिग्री से ऊपर उत्तरी साइड और 30 डिग्री नीचे दक्षिणी साइड यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये जो इलाका है, जो मैं अब गोल घेरे बना रहा हूं यहां, ये जो इलाका है ये साइड वाला और ये साइड वाला, जिसके लिए मैंने लोकेशन लिखी है 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं वो पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं भी किस देश में उन्हें किस नाम से जाना जाता है। देखिएगा, रूस आपको पता है एशिया में भी आता है और यूरोप महाद्वीप में भी आता है, तो हम यूरेशिया बोल दें चाहिए भी। यूरेशिया महाद्वीप की बात करें तो वहां शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास का मैदान है वो स्टेपीज या स्टेपी। देश की बात करें तो रसिया यानी रूस, तो रूस में इन्हें स्टेपीज कहा जाता है। यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या कनाडा की बात कर लें, यूएसए, कनाडा, इन्हें प्रेरी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रेरी यूएसए और कनाडा वाले को कहा जाता है। आपकी बुक में यहां थोड़ा मिसप्रिंट है। और अर्जेंटीना देश आपको पता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का है, तो अर्जेंटीना में इसे पंपाज कहा जाता है। अर्जेंटीना में इसे पंपाज कहा जाता है। अर्जेंटीना पंपास, जैसे होता है ना किसी को अचानक अटैक हो जाए, हार्ट अटैक हो गया तो अर्जेंट में हम उसको पंप करते हैं, याद इस तरीके से बना के हम याद रख सकते हैं इसको, अर्जेंट में पंप करना, अर्जेंट में पंप करना। तो अर्जेंटीना में पंपाज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, दक्षिणी अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के। अब थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, यहां भी हमने एक लिखा है दक्षिणी अफ्रीका, यहां लिखा है पार्कलैंड, क्योंकि ये थोड़ा सा जो नीचे वाले इलाके में आता है, ठीक है। और ऊपर वाले में जो है 30 डिग्री से ऊपर वाले में जो दक्षिणी अफ्रीका का जो एरिया आता है वहां पर घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। तो दक्षिणी अफ्रीका में अगर पार्कलैंड कहोगे तो वो उष्ण कटिबंधीय है, और दक्षिणी अफ्रीका में जो वेल्ड है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में या ऑस्ट्रेलिया देश में इसे डाउन्स कहा जाता है। डाउन्स हमें पता है ना, नक्शा दिमाग में है, हम पहले भी क्लास ले चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इधर साइड में आता है, ऊपर जो एशिया महाद्वीप आ गया उसके जस्ट नीचे जो लास्ट है वहां पर ऑस्ट्रेलिया, तो डाउन में है, ऑस्ट्रेलिया डाउन में है। और उसके पास में इधर साइड में है न्यूजीलैंड है, जहां इसे कैंटरबरी कहा जाता है, कैंटरबरी, ठीक है। आप कैडबरी के रूप में याद रख लें, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। तो रूस में स्टेपीज, अमेरिका में प्रेरी, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास के मैदान है वो कहा जाता है। तो ये जो हमने 6 यहां पर मैदान लिखे हैं घास के, ये 6 के 6 शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो कि 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य है वो पाए जाते हैं। तो हम ये पढ़ रहे हैं ना भी पशुपालन
मुख्यतः कहाँ होता है, तो एरिया बता रहे हैं, तो एरिया ही समझ रहे हैं हम, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में होता है भी। फिर हमने ये देख लिया भी ये उष्णकटिबंधीय है कहाँ भाई, और मुख्य हमने मैदानों के नाम भी देख लिए और किस देश में है। इसी प्रकार शीतोष्ण वाला पढ़ लिया। एक चीज ध्यान दे लीजिएगा आप, हम पशुपालन की बात कर रहे हैं। आज भी जो हम अपने घरों में पशुपालन करते हैं, खेती के साथ साथ आज पशुपालन भी हम करते हैं। तो कृषि और पशुपालन मुख्यतः साथ साथ ही होता है। बहुत से लोग अपने घरेलू जरूरतों के लिए घर में पशु पालते हैं, और बहुत से लोग बिजनेस के उद्देश्य से दूध बेचते हैं, मांस बेचते हैं, उसके लिए बड़े लेवल पर यानी व्यापारिक दृष्टि से भी है वो पशु पाले जाते हैं। और मैं कह रहा हूं भी पशुपालन और कृषि मुख्यतः साथ साथ होते हैं। तो एक चीज और यहां पर आपको समझ लीजिए, क्योंकि पशुचारण प्राथमिक व्यवसाय है और कृषि भी प्राथमिक व्यवसाय है, जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। एक चीज यहां पर अच्छे से आप क्लियर कर लें, वो बात है हम पशुचारण के प्रकार पढ़ेंगे, उसमें एक नाम आएगा व्यापारिक पशुचारण। मैं आपको यहीं क्लियर कर दूं उस चीज को, व्यापारिक पशुचारण। और दूसरी बात, जब हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर एक नाम आएगा विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि। ये दो नाम हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। व्यापारिक यानी वाणिज्यिक, तो वाणिज्यिक पशुचारण हो चाहे विस्तृत व्यापारिक या वाणिज्यिक अनाज कृषि हो, ये दोनों ही शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का जो इलाका है वहीं पर होती है। तो आप इस चीज को यही समझ लेंगे, तो वहां जब हम ये दोनों बात करेंगे तो आपको बड़ा इजीली ये चीज याद भी रह जाएगी परमानेंट रूप से। तो व्यापारिक पशुचारण और विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि है, ये दोनों ही शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में ही होती है। अब हमने आगे कहा भी उष्ण और शीतोष्ण घास के मैदान के बाद जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जैसे सहारा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, या अरब कंट्रीज के जो मरुस्थल है, यहाँ पर भी पशुचारण है वो किया जाता है। उसी प्रकार विश्व के जितने भी पर्वतीय स्थल है, पर्वतीय जो क्षेत्र है, वहां पर भी पशुचारण है वो किया जाता है। तो ये था भी पशुपालन कब अपनाया, पशुचारण क्या है, उपयोगिता और मुख्य क्षेत्र क्या है। और अब हम पढ़ रहे हैं आगे पशुचारण के प्रकार। पशुपालन या पशुचारण है वो दो प्रकार का होता है, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण। यानी पशुपालन या पशुचारण या तो आदिम तरीके से होगा, पुराने तरीके से होगा, या फिर आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से यानी व्यापारिक तरीके से किया जाए। तो हम इनकी चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण की विशेषताओं को अंतर के आधार पर समझ लेते हैं, ताकि परीक्षा में अगर विशेषता आए तो इनकी विशेषताएं इस प्रकार से लिख सकते हैं, और अगर अंतर आए तो भी मैंने उसी तरीके से किया है इस टॉपिक को, ताकि आपको समझने में भी और परीक्षा में लिखने में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है वो नहीं आई। तो दो प्रकार है, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण। देखिएगा, पहला चलवासी पशुचारण एक जीवन निर्वाह क्रिया है, यानी जीवन यापन के लिए की जाने वाली क्रिया है, जबकि व्यापारिक पशुचारण है यह व्यापार आधारित क्रिया है, यानी किसी लाभ के उद्देश्य से की जाती है। दूसरी बात करें विशेषता की अंतर रूप में, चलवासी पशुचारण में जो चरवाहे हैं वो चारे और पानी की खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं। जब एक स्थान पर घास खत्म हो जाता है, चारा खत्म हो जाता है, तो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जबकि व्यापारिक पशुचारण में जो चरवाहे हैं वो स्थायी रूप में एक ही स्थान पर पशुओं के साथ ही, वहीं जहां पशु रहते हैं उनके पास ही रहते हैं, और वहां पर चारे और जल की भी उचित व्यवस्था होती है। तीसरी बात करें इनके अंतर रूप में, तो है जो चलवासी पशुचारण की जो विधि है वो प्राचीन ढंग की है, यानी आदिम तरीके से ये किया जाता है, जबकि व्यापारिक पशुचारण है वो आधुनिक ढंग से, यानी इसकी जो विधि है वो वैज्ञानिक ढंग की होती है, साइंटिफिक तरीके से होता है ये काम।
चौथी बात करें तो चलवासी पशुचारण में जो चारा है वो प्राकृतिक रूप से विकसित होता है, अपने आप ही उगता है, प्राकृतिक रूप से विकसित होता है। जबकि व्यापारिक पशुचारण में चारे के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं जिन्हें रेंच कहा जाता है। तो व्यापारिक पशुचारण में चारे के लिए, पशुओं के चारे के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं जिन्हें रेंच कहा जाता है। तो रेंच क्या है, यह भी एक अच्छा प्रश्न इसमें से निकल सकता है। पांचवां देखें भी, चलवासी पशुचारण में पशुओं के प्रजनन और नस्ल सुधार के प्रयास है वो नहीं किए जाते हैं। जबकि व्यापारिक पशुचारण में आप क्या लिख सकते हैं, वहां पर भी व्यापारिक पशुचारण में पशुओं के प्रजनन और नस्ल सुधार के प्रयास है वो अधिक किए जाते हैं। छठी विशेषता की बात करें तो चलवासी पशुचारण में पशुओं के स्वास्थ्य की जांच और उपचार की उचित व्यवस्था है वो नहीं होती है। जबकि व्यापारिक पशुचारण में स्वास्थ्य की जांच पशुओं के और उपचार की उचित व्यवस्था होती है। ये बात आप यहां पर लिखेंगे। सातवीं विशेषता की बात करें चलवासी पशुचारण में तो यह अर्ध शुष्क क्षेत्रों की कठोर जलवायु में होता है। चलवासी पशुचारण अर्ध शुष्क क्षेत्रों की कठोर जलवायु में होता है। जबकि मैंने पहले भी आपको बता दिया था व्यापारिक पशुचारण है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में किया जाता है। व्यापारिक पशुचारण शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में किया जाता है, जबकि चलवासी है वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में यानी उष्ण क्षेत्रों में किया जाता है। और चलवासी पशुचारण की आठवीं विशेषता की बात करें तो यह पुरानी दुनिया तक सीमित है। पुरानी दुनिया तक सीमित है, इसको आप इस तरीके से समझे भी अल्प विकसित और विकासशील जो देश है वहां पर चलवासी पशुचारण है वो अधिक होता है। जबकि व्यापारिक पशुचारण में हम बात करें तो ये मुख्यतः नई दुनिया के देशों में अधिक प्रचलित है। तो नई दुनिया के देशों में प्रचलित है, इसका मतलब क्या हुआ, जो विकसित और अति विकसित जो देश हैं वहां पर व्यापारिक पशुचारण है वो अधिक होता है। चलवासी पशुचारण में आगे बात करें तो चलवासी पशुचारण की जो प्रमुख संपत्ति है वो उसके पशु है। तो प्रमुख पशुओं पर अगर हम बात करें तो टुंड्रा प्रदेशों में यानी ठंडे क्षेत्रों में ये रेंडियर और कैरिबू पालते हैं। बहुत अच्छा छोटा प्रश्न भी बन सकता है भी, टुंड्रा प्रदेश में पशुओं का पूछ ले तो टुंड्रा वही प्रदेश जहां पर एस्किमो जनजाति निवास करती है। तो टुंड्रा प्रदेशों में ये रेंडियर और कैरिबू पशु है वो पालते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसे दक्षिणी पश्चिमी एशिया, सहारा मरुस्थल की बात करें तो वहां पर ये ऊंट अधिक पालते हैं। और अरब कंट्रीज़ की अगर बात करें तो गाय, भेड़, बकरी, गधे, घोड़े, खच्चर ये आदि पशु पालते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर याक है वो पाले जाते हैं। तो यानी चलवासी पशुचारण की प्रमुख संपत्ति ही उनके प्रमुख पशु है। जबकि व्यापारिक पशुचारण में बात करें तो वो कौन से पशुओं को पालेंगे जो उनको लाभ देने वाले हैं, बिना लाभ ये कुछ नहीं करने वाले। तो व्यापारिक लाभ हेतु पशु पालते हैं। और इसमें भी क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष में अपने लाभ के लिए जिन पशुओं को पालते हैं और उनसे जो चीज़ इनको प्राप्त होती है व्यापारिक दृष्टि से, जिससे इनको लाभ होता है, उससे उनका एक विशेष पहचान भी उस क्षेत्र की हो जाती है, जिनसे उन देशों की एक विशेष पहचान बन जाती है। जैसे आप डेनमार्क और न्यूजीलैंड अगर दिमाग में लाओगे तो पशुपालन या पशुचारण की दृष्टि से तुरंत दिमाग में आना चाहिए भी डेनमार्क और न्यूजीलैंड है वो दूध के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि दुग्ध उत्पादन वहां पर ज्यादा होता है व्यापारिक दृष्टि से। इसी प्रकार अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए दूध और ऊन। आपने मेरिनो नस्ल की भेड़ सुना होगा, सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाली भेड़ है। तो ऑस्ट्रेलिया में व्यापारिक पशुचारण जो होता है वो दूध और
ऊन प्राप्ति के लिए अधिक होता है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की यूएसए की बात करें तो उसकी पहचान दूध और मांस के लिए है। तो डेनमार्क और न्यूजीलैंड दूध के लिए जाने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया दूध और ऊन के लिए जाने जाते हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वो दूध और मांस के लिए जाने जाते हैं, यानी इनके माध्यम से लाभ कमाते हैं, यानी व्यापारिक पशुचारण है वो ये लोग करते हैं। अब अंत में बात करते हैं पशुचारण से संबंधित एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है भी चलवासी पशुचारकों की संख्या और जो क्षेत्र है वो निरंतर घट रहा है, इसके 2 कारण बताइए। यानी दिनों दिन ये चलवासी पशुचारण है वो घटता जा रहा है और व्यापारिक पशुचारण है वो व्यक्ति ज्यादा करने लगा है। तो इसके कारण क्या है? तो इसके 2 प्रमुख कारण हैं आपके पाठ्यक्रमानुसार। पहला है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, आपको पता है हर गांव की, हर राज्य की, हर देश की अपनी अपनी बाउंड्री होती है, अपने घर की भी एक बाउंड्री है। जब अपनी बाउंड्री को कोई लांघता है, अपने घर में कोई दूसरा अतिक्रमण करता है या एक व्यक्ति किसी दूसरे की जमीन में जाता है, उसके खेत में जाता है, तो सीधी सी बात है लठ पड़ते हैं। बिना अनुमति के कोई किसी के जो घर है, जो खेत है, उसमें नहीं घुस सकता। तो इसको इसी तरीके से समझिए भी राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। तो यानी एक जब हम पशुचारण, चलवासी है, पशुओं के टोल चल रहे हैं, टोल समझते हो, बहुत सारे पशु वो लेके जा रहा है जो चरवाहा है, तो एक खेत से दूसरे खेत में जाता है तो उस पर आरोप लग जाता है, उसे अपराधी घोषित कर दिया जाता है कि बिना अनुमति तूने ये कर दिया। अगर बाई चांस एक किसान अनुमति भी दे दे तो हो सकता है पास वाले के खेत में, जिसकी हमारे पास अनुमति नहीं है, उसके खेत में चली गई तो भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण होने की वजह से जो पशुचारक है वो अब डरने लगे हैं कि छोड़ो इस धंधे को, फालतू की मगजमारी है। और दूसरी जो इसका कारण है दूसरा, वो है कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। तो यानी कुल मिला के इससे आप समझ रहे होंगे भी दिनों दिन जो पशुओं के लिए जो चारागाह है, जो घास के जो मैदान हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि नगरीकरण बढ़ता जा रहा है और कृषि भूमि है जो जहाँ पर घास है जो पशुओं के लिए अच्छी हो सकती है, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही है, लोगों को बसाने की योजनाएं बन रही है, तो एरिया कम हो रहा है। तो वो बेचारा पशुचारक जो है, चरवाहा है, वो पशुओं को कहाँ लेके जाए, ये भी उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप पुनः देखिएगा, चलवासी पशुचारकों की संख्या और क्षेत्र निरंतर घट रहा है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, आप समझ गए होंगे इसका मतलब, और दूसरा है कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। ये 2 प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से लोग चलवासी पशुचारण छोड़ रहे हैं, या कोई और धंधा कर रहे हैं, या डेयरी वगैरह करके व्यापारिक उद्देश्य से पशुचारण है, पशुपालन है, वो उसको कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये बात है भी धीरे धीरे चलवासी पशुचारण का स्थान है वो कम होता जा रहा है और व्यापारिक पशुचारण है वो उसका स्थान है वो लेता जा रहा है। तो ये था प्राथमिक व्यवसाय का टॉपिक, उसकी गतिविधि पशुचारण, पास्टोरलिज्म पर हमने बात की। अगले वीडियो में अगली गतिविधि को लेकर फिर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।